हेलो फ्रेंड्स, वाइब्स ऑफ इंडिया में मैं नसरीन आपका स्वागत करती हूँ। गुजरात की राजनीति गरमाई हुई है और सभी उसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि गुजरात में अब नया मंत्रिमंडल रच चुका है। आज इसी पर हम डिस्कशन करेंगे और ये चर्चा में हमारे साथ हैं वाइब्स ऑफ इंडिया के सीईओ और फाउंडर एडिटर दीपल बेन त्रिवेदी। स्वागत है आपका मैम। थैंक यू नसरीन। मैम, जो मंत्रिमंडल की रचना हो गई है, अब हो चुकी है और जिसके शपथ भी ले लिए हैं सबने, तो नो रिपीट थियरी यहाँ पर देखी गई है, ऐसा क्यों? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये पहली बार भारत में हो रहा है। हाँ। केरला ने ये मॉडल का थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन मई में किया था। हाँ। जब भी गवर्नमेंट ने अपनी पिनाराई विजयन ने अपनी पूरी गवर्नमेंट की कैबिनेट को एक हिस्टोरिकल विक्ट्री के बाद पूरी कैबिनेट इंक्लूडिंग मिस शैलजा जो हेल्थ मिनिस्टर थी और काफ़ी अच्छी मानी जाते थे वो, क्योंकि कोविड के लिए उन्होंने बढ़िया काम किया था, वैसे रिपोर्ट्स थे। तो पूरी मिनिस्ट्री केरला में बदली गई थी, पर मोदी जी ने उनसे आगे जाके स्टेप लिया है कि केरला में क्या हुआ था, चीफ मिनिस्टर वो ही रहे और काफ़ी फैमिली मेंबर्स को मिनिस्ट्री में स्थान दिया गया था। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर के साथ बदली गई और ये नो रिपीट थियरी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। वैसे भी गुजरात भाजपा के लिए एक बहुत फर्टाइल और इम्पोर्टेंट स्टेट है जहाँ सब एक्सपेरिमेंट्स सब कुछ यहाँ से शुरुआत होती है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है जो मोदी जी ने गुजरात में किया है। जी मैम, ये जो नो रिपीट थियरी आपने कहा बहुत इफ़ेक्टिव शायद रही है और इसीलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर किया गया है। तो इससे क्या भाजपा अपनी जो स्ट्रेटेजिक जो काम करने की है पूरी स्ट्रेटेजी, उसको ज़्यादा उभारने की कोशिश की है बीजेपी की? क्या ये कोशिश है? आपको क्या लगता है? आपका दिलचस्प सवाल है, पर मुझे ये नहीं पता है कि ये नो रिपीट थियरी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैंने कहीं अभी तक उनका सक्सेस या फेलियर नहीं देखा है। तो अभी उनके बारे में प्रिडिक्ट करना और भविष्यवाणी करना ठीक नहीं रहेगा कि वो विक्टोरियस है, वो सक्सेसफुल है कि वो फेलियर है। जब तक मैं भाजपा को गुजरात में जानती हूँ और जब तक मैं जहाँ तक मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जानती हूँ, वो कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लेंगे कि गुजरात को और भाजपा को गुजरात में कुछ भी नुकसान पहुँचे, क्योंकि जो 2022 में गुजरात में चुनाव होने वाला है वो लोकसभा 2024 के चुनाव का रिहर्सल माना जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी डिसाइसिव, बहुत स्ट्रैटेजिक है। तो बिना सोचे समझे और एक एरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के उनके बिना उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया होगा, इतना मुझे विश्वास है। बिल्कुल मैम, क्योंकि उनके कोई भी निर्णय होते हैं वो अभी तक हमने देखा है ज़्यादातर उनके लिए, बीजेपी के लिए सक्सेसफुल रहे हैं। तो 2022 की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये जो अभी चेंजेस हुए हैं उसके? कभी कभी अनुभव ना होना वो एक सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन हो सकता है। ब्लैंक स्लेट की तरह पूरा। ब्लैंक स्लेट। आपको देखो, अगर मुझे है तो मुझे गियर वाली गाड़ी चलाने आती है और ऑटोमेटिक आए तो मुझे थोड़ी तकलीफ होगी, पर मैं सीधी ऑटोमेटिक गाड़ी ही चलाना सीखूं, मुझे गाड़ी चलाने का अनुभव ही ना हो तो मुझे वो सीखना सरल रहेगा जी। वैसे इन एक्सपीरियंस जो जिनको ये जो भूपेंद्र भाई पटेल खुद अपने मुख्यमंत्री है, वो भी फर्स्ट टाइम एमएलए, उनको मिनिस्ट्री का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, और पूरे 24 मिनिस्टर्स जो उनकी कैबिनेट में है उनमें से सिर्फ 3 लोगों को, 3 ही है जिनको राघव जी पटेल, किरीट सिंह राणा और राजेंद्र त्रिवेदी को मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस है। बाकी सब न्यू लर्नर्स है। 21 21 तो 21 लोग न्यू लर्नर्स है, उनको
पूरा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वो जीत के ही आए हैं, मतलब वो कनेक्टेड है। ज्यादा उत्साह भी होगा उन्हें अब काम ज्यादा करने का। उत्साह होगा, यंग है कंपैरेटिवली। हाँ, पहले से। और इनएक्सपीरियंस एक एडवांटेज है, अनुभव ना होना वो बड़ा एडवांटेज है, और वो भाजपा को फायदा करवा सकता है। जैसे ब्लैंक स्लेट पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा मैम, यहाँ पर नाराजगी नहीं थी कि कई सारे ऐसे नाम थे जिनके बारे में सोचा गया था कि होंगे, लेकिन वो नहीं हुए, और उनके मुंह से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं निकली कि जो नाराजगी व्यक्त करे। तो क्यों नाराजगी नहीं? क्या इसके पीछे भी ये होगा कि हम अभी वेट एंड वॉच करें? ये कौन सी थियरी है वो मुझे नहीं पता, पर आपने सच बोला। मैंने भी एक कुमार कानानी जो स्टेट मिनिस्टर हेल्थ के थे, सूरत से है, उनके मुंह से थोड़ी बातें सुनी। बहुत कम मैम। वो भी बहुत कम थी। उनको दुख लग रहा था कि वो उन्होंने वराचा पे बहुत मेहनत की है, वो पाटीदार का स्ट्रांग होल्ड है, और अभी आम आदमी पार्टी उधर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और उनको दुख हो रहा था कि उनका समावेश मंत्रिमंडल में नहीं हो पाया। बट आपने जैसे बोला, कहीं भी नाराजगी नहीं दिख रही थी, और यही भाजपा की, यही आरएसएस की, यही जनसंघ की डिसिप्लिन है, काडर बेस्ड ट्रेनिंग है ये। तो मैम वो जो पर ये भी दिखाती है कि डेमोक्रेसी, हाँ, लोकशाही, जो इंटरनल पार्टी लोकशाही होती है, उसमें तो सब कोई अपने व्यूज दे सकते हैं। बिल्कुल, फिर भी नहीं बताया। इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि ये एक डिसिप्लिन है, या कोई डर है, दोनों में से, या फिर मैम इंतजार है 2022 का इंतजार भी हो सकता है जी। क्योंकि अगर आपने जैसे कहा जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी, ये सबको कुल मिलाया जाए तो एक नाम होता है, एंड दैट इज नरेंद्र मोदी, जिनको सभी लोग जानते हैं। तो मैम हर एक स्ट्रेटेजी जिस तरह से सक्सेसफुल हो गई है, अब 2022 में फाइनली अगर हम बात करें तो आपने जैसे कहा इंतज़ार हो सकता है, आपने जैसे कहा डर भी हो सकता है, और आपने जैसे कहा एक रिस्पेक्ट भी हो सकता है। अगर हम विरोध पक्ष की बात करें, अगर सेम कांग्रेस ने किया होता तो तो क्या क्या होता, ये हम सोच सकते हैं। तो एक वो भी बता दें कि अगर ये कांग्रेस करती, कांग्रेस में डिसिप्लिन की खामी है, लीडरशिप की खामी है, कोई काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, और डेमोक्रेटिक पार्टी भी है। तो डेमोक्रेसी में पर्सनल बिहेवियर, पब्लिक बिहेवियर की कभी सीमाएं नहीं रहती है। और हमने पिछले देखा है कि कारपोरेशन के चुनाव में भी, उसमें जिस तरीके से कांग्रेस लड़ती है एक वार्ड प्रमुख बनने के लिए, या एक औहदा नहीं मिलता है, तो बहुत ज्यादा तकलीफें होती है सब। देखो इस बार मैं ये भी बोलूंगी कि कांग्रेस और आप दोनों के लिए 2022 एक बहुत सुनहरा मौका है। आज भी कांग्रेस को बाहर आना चाहिए था और इसके ऊपर रिएक्शन देना था, पर वो कांग्रेस की ऑफिस में ताला लगा के सब लोग कहाँ थे वो ही नहीं पता चला जी। एक राजकीय पार्टी को हार या जीत का खुले आम सामना करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष अपने आप को बनाना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा। कांग्रेस से ज्यादा आप एक ओपोजिशन के हिसाब से अच्छी उभर रही है गुजरात में, और उसके आपके पास भी मौका था, वहीं कांग्रेस के पास भी मौका था। आपने यूज किया शायद मौका, मैम कुछ हद तक, जितना वो कर सकते थे उतना तो शायद नहीं किया। नहीं तो शायद हम ही लोग ब्रेकिंग बताते। तो मैम फाइनली हम ये मानते हैं कि दोनों ने उसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जो मौका मिला तो, और ये मौका 2022 में बहुत ज़्यादा सुनहरा बीजेपी के लिए भी हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि उन लोगों की जो कार्य दक्षता है, जो मंत्री पद उन्हें सौंपे दिए जाएंगे, उन्हें जो काम सौंपा दिया जाएगा, जो जिम्मेवारी सौंपा दी जाएगी, तो ये इतने महीनों में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा डेफिनेटली। और ये जो नया तेवर है, पूरे पार्टी के युवाओं में एक नया जोश हुआ है ये नई मिनिस्ट्री के कारण, और भाजपा के लोग मानने लगे हैं कि ये पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं चलता है, कोई और कुछ नहीं चलता है, किसी को भी
वो सत्ता दे सकते हैं किसी को और भी सत्ता दे ले भी सकते और हैं। ले भी सकते हैं। और सत्ता के लिए और भाजपा के लिए कोई भी व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्टी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, पर्सन नहीं, परफॉर्मेंस और यही सारे परफॉर्मेंस 2022 तक बीजेपी को पता चल जाएंगे कि कौन कितने पानी में है। ठीक है, तो मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी खूबसूरत सी हमारे साथ जो चर्चा की है दीपल मैम त्रिवेदी ने। तो यहाँ पर एक बात बहुत बहुत साफ है, जैसे कि हमने चर्चा में भी कहा कि यहाँ पे जो विपक्ष है और मजबूत हो सकता था, लेकिन विपक्ष ने शायद ये जो मौका था वो चूक गए, और यहाँ बीजेपी को बिल्कुल सब कुछ पता चल जाएगा कि आगे उन्हें क्या करना है 2022 के लिए। यहाँ बीजेपी और भी मजबूत हो सकती है ये डिसीजन के चलते। तो फिर से होगी, फिर ऐसी चर्चाओं के साथ आपके सामने हम फिर होंगे रूबरू। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।